स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का इतिहास है ना, 8 क्लास का इतिहास हिस्ट्री। आज से सोशल साइंस भी स्टार्ट कर दे रहे, आज इतिहास स्टार्ट कर रहे, भूगोल नागरिक सब कर देंगे है ना, 6, 7, 8 तीनों क्लास का। तो चलिए 8 क्लास का आज आधुनिक काल में भारत का इतिहास देखते हैं। पहला चैप्टर है, चैप्टर समझा देंगे, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट इसका भी नया बन जाएगा। मैथ और साइंस तो चल ही रहा है, सोशल साइंस में भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इसका भी नया प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप एक लाइन से सारा वीडियो देखते चलिएगा। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 से 10 तक पूरा मिल जाएगा, मैथ साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो भारत का इतिहास क्या रहा है उसको यहाँ पे पढ़ना है। आधुनिक काल में भारत का इतिहास। कल्पना कीजिए 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंचता है। ये कल्पना करने बोल रहा है कि 17वीं सदी यानी 17वीं शताब्दी का कोई आदमी अगर किसी प्रकार का कोई करिश्मा होता और वहाँ का उस समय का कोई इंसान जिंदा होकर के और अभी का दुनिया में आता, तो दुनिया को देख के हमको लगता है वो मर जाता फिर से, है ना। अभी का स्थिति जैसा, अभी का दुनिया जैसा हो गया है। उसे आज की दुनिया उसकी अपनी 17वीं सदी की दुनिया से काफ़ी बदली हुई नजर आएगी, है ना। तो एकदम बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। 17वीं शताब्दी में कैसा रहा होगा, आज क्या है ना। तो बहुत ज़्यादा बदलाव उसको दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा, है ना, जो कि सोच भी नहीं सकते हैं। उसे अपने समय की कुछ इमारतें आज भी खड़ी दिखाई दे सकती है, हाँ, लेकिन कुछ इमारत उसको अपने समय का आज भी उसको दिखेगा, है ना। कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब तो दिखेगा। उनमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में दिखेंगी और उसमें से कुछ बहुत सारा इमारत है जो कि खंडहर हो चुका है, खंडहर के रूप में उसको दिखेगा, है ना, जिसका सिर्फ ईंट दिखेगा और कुछ नहीं। तो कुछ साबुत भी दिखेंगे, लेकिन अधिकांश चीजें उससे एकदम बदली हुई दिखाई देगी। वह कई नई नगरों और शहरों को देखेंगे। ठीक है, नया नया शहर, नया नया नगर दिखेगा, है ना। वह यह भी देखेगा कि उनके जमाने में शहरों से आज के शहरों का स्वरूप भिन्न है ना। सब कुछ देखेगा कि हमारा जमाना का जो शहर था वो आज के जमाने का शहर से बिल्कुल भिन्न है ना। बहुत सारा चीज बदलाव दिखेगा। उस भूदृश्य भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा। भूमि का जो दृश्य है वो भी बदला हुआ दिखेगा, है ना। उस समय चारों तरफ रहा होगा पेड़ पौधा, पूरा जंगल झाड़, अभी कहीं पे जंगल नहीं मिलेगा उसको, है। पूरा बिल्डिंग दिखेगा, रोड दिखेगा, क्योंकि उसके ज़माने में ना तो आज जैसे कारखाने थे, कारखाना भी नहीं रहा वो था उस समय, ना ही पक्के सड़क थी। उसके समय मकान भी आज के जैसा नहीं था, है ना, घर उर भी उतना नहीं था। सड़क पर उसे तरह तरह के ऐसे गाड़ियाँ दिखाएगी जिनकी उससे कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सारे तरह तरह के गाड़ी दिखेगा जो कि उस समय नहीं था। आसमान में उड़ते हवाई जहाज को, पटरी पर दौड़ते रेलगाड़ी को देखकर वो चकित रह जाएंगे। उस समय तो हवाई जहाज रेलगाड़ी भी नहीं था। रेलगाड़ी और हवाई जहाज को देख के पगला जाएगा वो आदमी, है, कह गई बाप की का है रे भाई, कहाँ आ गए हैं, पगला जाएगा देख के। दुकानों में उसे ऐसी चीजें दिखाई देगी जिनको उसे पहले कभी नहीं दिखा होगा, है। दुकान में नया नया चीज उसको इस्तेमाल भी करना उसको सीखना होगा, इस्तेमाल भी करने नहीं जानेगा। गांव में उसे खेती करने के कुछ नए तरीके दिखेंगे, खेती का भी नया नया तरीका दिखेगा। बैल दिखने नहीं करेगा, उसको ट्रैक्टर से जोतते हुए दिखाई देगा। कुछ ऐसे फसलें भी हो सकते हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी प्रकार समाज, राजनीतिक और सांस्कृतिक में भी उसे आश्चर्यजनक परिवर्तन नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि लगभग सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा, यहाँ तक कि लोगों की भाषा भी बदला हुआ। उस समय का बोलने का तरीका, अभी का तरीका, भाषा भी उसको नहीं समझ में आएगा। भले वो जहाँ का है वहीं आए तो भी नहीं समझ में आएगा जल्दी उसको, क्या कि भाषा में भी समय के साथ बहुत सारा बदलाव होते। ठीक है, और मोबाइल का तो बातें नहीं किया। मोबाइल देखेगा, सबको ऑनलाइन पढ़ते हुए देखेगा तो पगला ही जाएगा और कहेगा ये क्या है, कने पढ़ा रहा है वो दिख रहा है यहाँ, है। 17वीं शताब्दी का आदमी मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ेगा तो क्या होगा उसको, है।
तो भाषा भी उसको नहीं महसूस समझ में आएगा। इस तरह वो अपने को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वास्तव में दुनिया ने 2-3 शताब्दियों में परिवर्तनों के कई दौर देखे। पिछले शताब्दियों में कुछ बदलाव को हम इस इतिहास के माध्यम से जानेंगे। तो हकीकत में देखिए बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है पहले 2-3 सालों से, 2-3 शताब्दी से, 2-300 सालों से, है ना। बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मतलब स्पीड, बहुत ही तेजी से बदलाव आया है। और ऐसा बदलाव आया है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता था उस समय, है ना। हम लोग को याद से ही देखिए 2000 आसपास, 2001-2 आसपास इतना गाड़ी नहीं था। पूरा गांव में एक आध को किसी के पास अगर बाइक है वो भी बुलाता था फटफटी वाला, तो लगता था बाप रे बहुत बड़का आदमी हो, है ना। ऑटो ये सब नहीं था, पेट्रोल वाला वो टेम्पू था छोटका वाला, है ना। 407 सतमुड़िया ऐसा बस चलता था। ऑटो कहाँ वैसे था, अभी जो चारों तरफ ऑटो भरा हो टेम्पू, वो ऐसा नहीं रहता था उस समय। मोबाइल भी एकदम पूरा गांव में मोबाइल तो था ही नहीं उस समय। टेलीफोन लगा था पहले, ढोंगरा वाला, फिर आया था टेलीफोन आया था, फिर ढोंगरा वाला बीच में लगा रहता था, पैसा डालना पड़ता था उसमें, तब बात होता था। तब धीरे धीरे मोबाइल आया। अब मोबाइल देखते ही देखते ऐसा मोबाइल आ गया है, फुल ब्लैक एंड व्हाइट आया था ऐसा। तो हम लोग का याद से ही इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो उस समय से लेकर के अभी तक देखे अगर 100-200 साल, तो फिर बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया है ना। तो इतिहास में तारीख का महत्व, तो वही इतिहास इस चैप्टर में हमको वही बदलाव को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तारीख का क्या वैल्यू है इतिहास में, हिस्ट्री में, डेट, तारीख का क्या महत्व है उसको देखिए। पहले के लोगों को यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है, नीरस विषय है। पहले के लोग मतलब सोचते थे ये बकवास विषय में, है ना, जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता। अभी भी बहुत सारे लोग इतिहास को सोचता है बकवास चीज़ है, बहुत रटना पड़ता है, तारीख हर दिन और तारीख और वर्ष साल ये सब याद करना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं सब चीज़ों को आपस में खूब चर्चाएं होती रहती। तो बहुत सारे लोगों का अब ये भी मानना है कि इतिहास में क्या है, कौन कब मरा, कौन बाबर कब मरा, तो फलना कब मरा, ढकना कब, वही सब चर्चा है, उससे क्या फायदा है, ऐसा सोचता है ना। आम लोगों को यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? तो ना, ये सब एकदम बिल्कुल गलत बात है इतिहास के बारे में। ये पहले के लोग को बता रहा है कि उस समय का सोचते थे इतिहास के बारे में। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इतिहास को एकदम समझता है कुछ नहीं है, बेकार है ना। लेकिन इतिहास बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। इतिहास से ही हमें सीख मिलती है और इतिहास से ही सीख करके आज हम कुछ भी अच्छा काम या जो भी गलत हो रहा है अच्छा हो रहा है, इतिहास का ही देन है। तो ये इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आया कि इतिहास के क्या महत्व है। तो वही सब अभी समझेंगे यहाँ पे इतिहास का, है ना। वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाली परिवर्तनों के संबंध में बताता है। तो हकीकत जो इतिहास का है वो है अलग अलग समय में जो परिवर्तन हुआ, पहले के लोग कैसे थे, पहले अब क्या हुआ, तो कैसे कैसे चेंजेज आया, दुनिया कैसे बदली, वो सारी चीज को यह दिखाता है इतिहास। अतीत में चीजें किस तरह की थी, अब उसमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। तो अतीत यानी पहले और अब में क्या क्या बदला हुआ, कैसे कैसे बदला हुआ, वो सारा चीज हमको इतिहास बताता है। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिकता को लेकर मन में कई प्रश्न उठता है। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अरसे से ऐसे ही होगा। बहुत सारा वस्तु ऐसा है जिसको हमको लगता है कि बहुत लंबे समय से ऐसा होगा, लेकिन हकीकत वो नहीं होता है ना। हालांकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है, मन में उस वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में बस स्टैंड की एक दुकान पर क्या है, हाँ, किसी व्यक्ति को चाय पीते देख
इस तथ्य पर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया होगा। हाँ, किसी भी चाय पीते देख के लगता है हाँ कब शुरू हुआ, कि चाय कौन सबसे पहले पिया था, सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई होगी। आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देख के भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि लोगों ने हवाई सफर की शुरुआत कब से की है, कैसे हवाई जहाज बना दिया। तो इतिहास जानना पड़ेगा ना, हवाई जहाज कब नहीं था, जब नहीं था तो वो लोग कैसे रहते थे दुनिया में, एक स्थान दूसरे स्थान तक या लंबी दूरी कैसे तय करते थे। सोचिए ना, उस समय जहाज नहीं था, गाड़ी भी नहीं था। उस समय बिना गाड़ी, बिना जहाज, बिना ट्रेन का ही आदमी मीलों, मतलब बहुत दूर दूर तक, एक देश से दूसरे देश तक सफर करते थे घोड़ा और हाथी की सहायता से, है ना। तो कैसे वो लोग थे, तो इतिहास से सबकी जानकारी दी गई है ना। गर्मी के दिनों में पंखा हमें काफी सुकून अभी देता है, उस समय क्या था, पंखा नहीं था उस समय। इसकी शुरुआत के पीछे भी एक कहानी छुपी होगी, जब पंखा नहीं रहा होगा। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब जलते देखकर भी प्रश्न उठ सकता है कि इसे कब और कब बनाया गया होगा, है ना। तो सब कुछ जो आज हमारे आसपास है उसको देख के एक सवाल उठ सकता है कि ये कब कैसे बना रही, जब नहीं था तब कैसे लोग रहते थे, है ना। तब लोग घर में रोशनी के लिए क्या प्रयोग करते थे जब ये लाइट नहीं था। पटरियों पर सर पर दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे जब आप मतलब जब उस समय जब ट्रेन नहीं था, उस समय हजारों लोग, अभी ट्रेन में हजारों सफर करते एक बार में, उस समय कैसे सफर करते होंगे। आपके पाठ्य पुस्तक कागज पर छपी है, जो किताब है कागज पर छपी है, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब किताबें कैसी लिखी जाती होगी। प्रयुक्त सभी प्रश्न हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो अभी जितना भी प्रश्न उठा यहाँ पे, और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, मोबाइल नहीं था उस समय कैसे बात करते होंगे, है ना। तो ये सारा प्रश्न जो है अलग अलग समय पर, समय के बारे में सोचने पर हमको मजबूर करता है और पीछे जाने पर मजबूर करता है, इतिहास को जानने पर मजबूर करता है। समय को सदैव साल या महीने की बंदिशों में नहीं बांध सकते हैं। कई ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों पे दर्ज है जिसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो समय को साल और महीना के बंदिश में हम बांध नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसा ऐतिहासिक घटना है जिसको किसी निश्चित तिथि, निश्चित तारीख पर हम उसका तारीख निर्धारित नहीं कर सकते हैं। भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। तो ब्रिटिश अंग्रेज का सालों साल हमारे भारत में अंग्रेज का शासन रहा, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन रहा। तो ये ब्रिटिश शासन का स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है। कोई एक दिन नहीं है कि उस दिन आया स्थापना हो गया, है ना। कोई एक फिक्स तारीख नहीं है इसका। इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो यह बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। इसी तरह आंदोलन, जो आज़ादी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसको भी कह पाना संभव नहीं है कि किस तारीख से शुरू हुआ था, है ना। कोई फिक्स डेट नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पहले से ये राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग का आंदोलन खत्म हो गया, तब कुछ लोग का शुरुआत, मतलब एक फिक्स नहीं है कि मतलब आज के दिन से या उस दिन से ही क्रांति शुरू हुई ना, कोई फिक्स तारीख नहीं है उसका। वास्तव में ये चीजें लंबे समय तक चली है ना, बहुत लंबा समय तक चला, इसलिए इसका कोई तारीख नहीं है। इसे एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता है। इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हम अवधि का जिक्र कर सकते हैं, और ये सारा परिवर्तन को, ये सब आंदोलन, सब अंग्रेजों का जो शासन था, ये सब को अगर हमको स्पष्ट करना है तो अवधि का जिक्र करना होगा। एक डेट का जिक्र नहीं करना होगा, एक तारीख का जिक्र नहीं करना होगा, एक अवधि, अवधि माने 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, इसका जिक्र करना होगा कि 100 साल से अंग्रेज हमारे अधीन थे, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चला, तब जाकर आजादी हुआ। तो इसलिए आपको जिक्र करना होगा अवधि पर, सालों साल पर जिक्र करना होगा। अवधि के एक कालखंड को शामिल किया जाता है जब बदलाव की शुरुआत शुरू होती है। तो अवधि माने एक कालखंड, जिस कालखंड में जैसे अंग्रेज आए, एक कालखंड, अंग्रेजों को भगाने का जो हम लोग ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, वो एक कालखंड की यहाँ से यहाँ तक आंदोलन चला, है ना। तो ये कालखंड में मतलब सालों साल में ये बांटा गया है, एक कोई फिक्स डेट नहीं होगा इसका। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों
से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तीन सारा चीज है, ये सारा चीज भी है, इसके बावजूद लोग क्या करते हैं, मतलब इतिहास मतलब समझ लेते हैं तारीख, अरे रटना है, तारीख रटना है, तराइन का युद्ध कब हुआ, तो ये युद्ध कब हुआ, तो फलना कब मरा, ढेकना कब मरा, ये सब रटना है, ये सब मतलब मजाक समझ लेता था इतिहास को, लेकिन ये मजाक नहीं है ना। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं का विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। तो ऐसा इसलिए अभी भी माना जाता था कि पहले जो इतिहास है, पहले इतिहास का मतलब वही समझा जाता है कि बड़ा बड़ा युद्ध जो हुआ, बड़ा बड़ा घटना जो हुआ, उसी का जो बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसी को समझा जाता था कि वही भर इतिहास है और नहीं है। इस इतिहास में शासकों और नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियां, उनकी मृत्यु और उत्तराधिकारी को इतिहास का विषय माना जाता था। इस स्थिति में इस घटनाओं की निश्चित तारीख बताने की कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार इतिहास के तिथियों का विशेष महत्व बरकरार रहता है। तो इतिहास का मतलब पहले का जो इतिहास, सिर्फ इतिहास को माना जाता था बड़े बड़े घटनाओं पर, जैसे और राजा का शासक था, राजा का शासन, राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन क्या है, युद्ध कहाँ कहाँ किया, सीमा का विस्तार कैसे किया, उसका उपलब्धि क्या है, उसका मृत्यु कब हुआ, ये सब सारा चीज को इतिहास का मेन विषय माना जाता था। इसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता था। कहना चलिए हाँ, और वो आज भी बरकरार है। उसमें विज्ञापनों पर, रुचियों पर प्रभाव, अब विज्ञापन बीच में कहाँ से है, विज्ञापन देखिए, विज्ञापन काफी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। विज्ञापन, एडवर्टाइज जो है, बीते दिनों में विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियां कैसी बदली। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करता है। ये लिप्टन चाय का देखिए, लिप्टन टी, ये क्या दिखाया गया है, राजा और घोड़ा में ये सवार दिखा दिया फोटो। इसका मतलब शाही लोग माने राज दरबार के लोग ये चाय पीते हैं, ये दिखाया गया। तो ये विज्ञापन का बीच में विज्ञापन कहा गया। विज्ञापन, तारीख क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, देखिए अब तारीख क्यों महत्वपूर्ण होती है उसको मेन समझते हैं। ये क्या हो रहा है, तारीख क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, कहाँ चलिए, हाँ, तारीख क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण। हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही बात है, किसी का जन्मदिन हो, किसी का मरण दिन हो। इसका कारण यह है कि उस तिथि में से परिवार के सदस्य की जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण घटना, यादें जुड़ी है। तो बहुत सारा तारीख अपनी जिंदगी में भी देखिए वो इसका कुछ अलग महत्वपूर्ण होता है। जैसे अपना जन्मदिन है, शादी हो गया तो शादी क्या बोलते हैं, यूनिवर्सरी डेट का बोलते हैं, तो वो सारा दिन। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, विवाह का सालगिरह, हाँ सालगिरह या पुण्यतिथि, इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद रख करके रखते हैं। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब उस तिथि में किसी की कुछ याद जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार हो जाती है। तो तिथि, तारीख जो है अपने आप में कुछ उसका महत्व नहीं, कुछ उसका महत्व नहीं है, लेकिन जब उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ जाता है तो वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी का जन्म जुड़ गया उस तारीख से, तो जन्मदिन सालों साल याद कर। किसी का शादी हुआ उस तारीख को सालगिरह के रूप में पुण्यतिथि। किसी का तलाक हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसको भी याद रखना जिंदगी में है। जब हम अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर चला जाता है। इस परिस्थिति में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अध्ययन का विषय बदल देंगे तो तारीखें, महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाएगी, है ना। जैसे इतिहास का महत्वपूर्ण तारीख कुछ और होगा, और कुछ पढ़ेंगे तो उसका साइंस का महत्वपूर्ण तारीख कुछ और होगा, जिसमें खो जाएगी या कोई चीज़ को, है ना। तो तारीख बदलती है, इस सारा सब्जेक्ट बदलने से। ये इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। भारत के ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरल के शासन काल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। तो एक इतिहास, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास जो भारत का लिखा है,
उसमें कैसे वो लोग आए थे अंग्रेज। पहला गवर्नर जनरल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग से, और अंत जो था वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उस वहाँ से वहाँ तक का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अलग अलग अध्याय में हमें दूसरे गवर्नर जनरल अथवा वायसरों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड होस्टिंग, विलियम बेटिंग, डलहौजी, मेटकॉफ, एनलबरो, कैनिंग, लोरेंस, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, ये सारा उस अंग्रेज में इनका नाम है ना। इरविन, लिथगो, वेवेल के बारे में भी पढ़ते हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है ना। बहुत उतना 100 साल तक जी किए थे हम लोग में, राज किए थे, तो उतना समय तक है ना। आधुनिक इतिहास की इन पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया गया है। तो इस समय का जो तिथि है उसका महत्व इन सभी जो गवर्नर जनरल लोग थे उन लोग का अपना नियम नीति, वो कब से कब तक कौन रहा, उसके हिसाब से उपलब्धि, उसके हिसाब से महत्व है इन तिथियों का, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीजों का अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब इसको पढ़ने लगेंगे इसको, तो इस समय जो तिथि आएगा उस तारीख में लगेगा कि हाँ इस तारीख में बस यही इंपॉर्टेंट रहा होगा, यही सब सबसे ज्यादा, है ना, जिसको के बारे में जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीति और गतिविधियों से तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं को सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। आधुनिक भारत में भौगोलिक भूभाग, तो ये सब है। आगे देखते हैं आधुनिक भारत में भौगोलिक भूभाग। आधुनिक भारत का भौगोलिक भूभाग जमीन मतलब क्या है? क्षेत्र। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए है। भारत के क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक। भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कैसे तय की जाती है अवधियां कैसे तय की जाती है उसको देखिए। इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्ज होती है। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्वों को समझने में आसानी होती है। इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है, छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ना। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरे अवधि बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारी भी मिलती है। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। समाज में धार्मिक टकराव, जातीय बंधन और अंधविश्वासियों के भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो पहले का कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अंग्रेज भारत में आया था तो उस समय तानाशाही शासन था, धर्म का टकराव होते रहता था, जातिगत बंधन था, अंधविश्वासी था ये सब। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भारत में अगर अंग्रेज ना आते तो इन लोग का सभ्यता सही से नहीं बढ़ता है ना, मतलब हम लोग का जो अभी ये है स्थिति वो ना रहता, मतलब वैसे ही रह जाते पहले जैसा, बिछड़ा रह जाता है, ऐसा मानना है। इसके लिए आवश्यक था भारत की यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किए जाना। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार जमा लेना चाहिए ताकि भारत जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता है। तो इनका मानना था कि पूरा भारत में अंग्रेज का ही अधिकार रहना चाहिए ताकि भारत के लोग को ज्ञान मिले,
सुखी जीवन मिले, है ना, भारत के लिए ये अच्छा मानते थे अंग्रेजों को। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव ही नहीं, भारत विकास ही नहीं कर सकता है बिना अंग्रेज का। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, ठीक है, साम्राज्यवादी, अपना साम्राज्य बढ़ाने का दृष्टिकोण था उन लोग का। इतिहास लेखन की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। तो ये जो इतिहास लिखन, इतिहासकार जो ऐसा लिखा, तो वो इस पर आधारित है कि उनका उस इतिहासकार का मानना है, उसका समझना है कि अंग्रेज शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। यानी अंग्रेज लोग ही मतलब किसी का दशा को सुधार सकता है, वही लोग भौतिक प्रगति सभ्यता का प्रतीक है, माने उसका प्रगति वही लोग कर सकता है, वही लोग आगे बढ़ा सकता है देश को। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था, मतलब ये इतिहासकारों का समझना है कि माने ब्रिटिश काल नहीं रहता तो उसके पहले का जो युग था वो अंधकारमय था, ब्रिटिश लोग आए और हम लोग के जीवन में उजाला भर दिए। क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदुओं या मुसलमान के दौर के रूप में बताया जा सकता है ना? क्या हिंदू दौर और मुसलमानों का और मुसलमान युग के हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? तो ये जो इतिहास ने कहा ऐसा कि जातिवाद था उसमें हिंदू, तो ऐसा नहीं है। ये कहना देखिए कि क्या हिंदू दौर में मुसलमान नहीं थे या मुस्लिम युग में हिंदू नहीं का अस्तित्व नहीं था? तो ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी दौर हो, चाहे हिंदू का दौर हो या मुसलमान, हर दौर में हर जाति के लोग हमेशा रहे हैं साथ और हमेशा रहेंगे। क्या इन दौरों में कोई तरह का धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। जैसे मुगलों का शासन था, उस समय क्या हिंदू नहीं थे? या उसी समय पृथ्वीराज चौहान का भी शासन था, या अन्य मराठाओं का शासन था, तो क्या उस समय मुसलमान वहां पे नहीं थे? उनके भी लोग मुसलमान थे, उनके सैनिक थे मुसलमान, या मुसलमान के सैनिक हिंदू थे। यानी सब साथ में मिलकर रहते थे। वो अपना राजा प्रजा की लड़ाई, अपना साम्राज्य की लड़ाई कुछ और था, लेकिन हिंदू मुसलमान हर समय साथ में रहे हैं और हर समय रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदू राज हो, हिंदुओं का राज हुआ, यानी राजा हिंदू था तो उसमें मुसलमान कोई नहीं था, या मुसलमान राजा आया तो हिंदू नहीं था, सब थे, है ना। वो साम्राज्य का लड़ाई अलग था, अपना विस्तार सब चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जातिवाद लड़ाई था ना। किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने का आवश्यकता है? क्वेश्चन पूछ रही सब, तो नहीं है। किसी भी युग को सिर्फ उस समय अगर मुस्लिम शासन था तो इस समय या मुस्लिम शासन था तो ये कह दिया जाएगा कि उस समय मतलब मुसलमान का दौर था, या हिंदू शासन को शासक कोई आ गया तो कह दिया जाए हिंदू का दौर था। तो धर्म के अनुसार, किसका धर्म? शासक जो देश चला रहा है, जो शासक था उस समय का, पर जो साम्राज्य जिसका हाथ में है, जो देश चला रहा था, उसके धर्म के अनुसार पूरा वहाँ का पूरा युग का धर्म को नहीं मान सकते, नहीं बदल सकते, है ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई हिंदू शासन कर रहा है तो पूरा हिंदुओं का राज्य है वो। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा। कोई भी सभी शासक का धर्म कभी भी एक नहीं रहा कि एकदम हिंदू हो तो हिंदू सब, या मुसलमान हो तो मुसलमान। किसी क्षेत्र में मुसलमान का राज, किसी में हिंदू का राज, है ना। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया, तो किसी ने महावीर जैन के धर्म के संदेशों का अनुपालन किया, है ना। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। तो ये जो अंग्रेज का जो इतिहास का लिखने का तरीका था, जो कि अभी तक देखे कि उस समय धर्म था, ऐसा था वैसा था, तो ये सबको दरकिनार करते हुए बहुत सारा भारतीय इतिहासकार आए जिन्होंने प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल में बांट करके भारत के इतिहास को बेहतरीन ढंग से सामने लाया, है ना। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। कुछ समस्या तो हर जगह है, हर सिक्के का दो पहलू होता है ना। इतिहास को काल खंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम का देन यानी अंग्रेजों का देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है। अभी का जो आधुनिक काल है उसमें उसको विज्ञान का, लोकतंत्र, तर्क, मुक्ति और समानता, सही बात है, अभी इस सब का दौर है जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास हो रहा है। मध्यकालीन समाज के बारे में उनकी धारणा यह थी कि आधुनिक समाज के इन विशेषताओं का वहां घोर अभाव था।
उन लोग का मानना था कि वहाँ भी सबका अभाव था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? तो ये लोग कहते थे कि बहुत उस समय आधुनिक समाज की इन विशेषताओं को वहाँ घोर अभाव था, बहुत अभाव था कह रहा था मध्यकालीन समाज में। तो क्या हम मान जाएंगे? ना। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। मुक्ति के एहसास का अभाव था। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश अंग्रेज समय, साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो ज्यादातर जो अंग्रेज के इतिहासकार है वो लोग मतलब दिखाना चाहते, पूर्व वो लोग अपना इतिहास में किए हैं कि माने हम लोग थे तब तक भारत ठीक था, हम लोग नहीं थे उस समय भारत बेकार था एकदम, ना उसमें विकास था ना ऐसा। तो ये उन लोग का कहना है। तो ये औपनिवेशवाद क्या है? औपनिवेशिकता। इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतारकर शासन पर कब्जा जमाया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपनी नियंत्रण स्थापित करते गया। तो यहाँ पे हमको पढ़ेंगे इस पाठ्य पुस्तक में, पूरा किताब में या चैप्टर में हम धीरे धीरे पूरा समझेंगे कि अंग्रेज किस तरह से, वो लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे ना, व्यापार करके उन लोग को चले जाना था, लेकिन व्यापार करने आए और धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ का जो नवाब थे, राजा थे, उस सब का गद्दी हटा के धीरे धीरे वो लोग उस पर कब्जा करते गए, शासक बनते गए और यहाँ के व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ का अर्थव्यवस्था, शासन, उन्होंने सब कुछ में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की, टैक्स भी लेने लगा यहाँ के, अपने आवश्यकता की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा और अपने निर्यात के लिए व्यावसायिक एवं महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया और अपनी आवश्यकता के अनुसार सस्ती कीमत में आवश्यकता की चीजों को लेकर के और महंगी कीमत को बेचा उधर लेके, और यहाँ के किसानों को भी अपने मर्जी से खेती करवाने पर मजबूर किया। जिसमें ज्यादा फायदा अंग्रेज को लगे वही चीज खेती करवाते थे, है ना। हम इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में हुए परिवर्तनों को भी समझेंगे। तो यही सारा चीज को हम इस इतिहास में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, इसलिए यहाँ पे मेन चीज फोकस किया गया है कि पूरा इतिहास क्या है और क्या क्या हम पढ़ेंगे इस इतिहास में, इस 8th क्लास के इतिहास में, ठीक है। तो अंग्रेज आए तो उसके बाद उन लोग में क्या मूल्य की मान्यताएं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीका, क्या परिवर्तन आया वो सबको पढ़ेंगे। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशीकरण किसको कहते हैं? तो जब किसी एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे भारत में किसी और देश इंग्लैंड के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तरह से परिवर्तन हुआ था। तो ये भारत उस समय क्या था? औपनिवेशीकरण कहा गया था, औपनिवेशवाद था, यानी औपनिवेशीकरण था। इस प्रक्रिया को, पूरा प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे भारत में हुआ था, अंग्रेज का शासन, दूसरे देश का शासन व्यवस्था वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक हर तरह से पूरा राजनीतिक रूप से बदल दे दूसरा देश आकर के किसी दूसरे देश को, तो वही औपनिवेशीकरण कहते हैं। इसमें शक्तिशाली 10 कठपुतलियां सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। शक्तिशाली देश, इसमें क्या होता है, कोई शक्तिशाली देश है वो कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। जैसे उस समय इंग्लैंड शक्तिशाली था, भारत कमजोर था, आकर के उन्होंने यहाँ पे शासन किया, है ना, और सोना की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान को लूट के चला गया। तो ये शक्तिशाली देश कमजोर देश को ऐसा करता होता है ना। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत कितना लंबा है देख लेते हैं कि और एक वीडियो बनाएं। आगे देखते हैं आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत, आधुनिक इतिहास। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। आज हमारी नजर जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों
के भरमार नजर आती है, ऐतिहासिक स्रोत भरमार दिखता है। किले दिखते हैं, मकबरे दिखते हैं, शिलालेख, विदेशी यात्रियों पर कृतियां, पांडुलिपियां, मूर्तियां बड़ी संख्या में मौजूद है ना। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। इतिहासकारों के लिए यह जानकारी, यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। तो बहुत सारा चीज अभी है इतिहास का चिन्ह के रूप में, है ना। और अंग्रेजों ने एक कर रखा कि सरकारी दस्तावेज को रखा जाए सजो के, तो सजो के रखा जाता है जिससे आने वाले लोग भी जान सके कि अभी के दौर का क्या है स्थिति, है ना, कैसे चल रहा है देश, कैसे क्या इतिहास है अभी का। तो संजो के रखना उन लोगों ने ही करके, उनका तर्क था कि चीज़ों को लिखना बहुत जरूरी है ना, उनका तर्क था। तो ये सही बात है, कहीं कहीं पे उन लोगों ने बहुत सारा ऐसा चीज़ दे के गए, अच्छे अच्छे चीज़ भी दे के गए हैं ना। बाकी तो लूटे हैं पूरा जम के, लेकिन कुछ कुछ अच्छे अच्छे भी चीज़ दे के गए हैं। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना है। मैंने लिखित पर जोर दिए कि कोई भी चीज़ को लिखित है ना भाई, तो हमेशा के लिए रहता है ना। दिमाग में जैसे कौन चीज़ ऐसे भी समझिए, कौन चीज़ याद है हमको, कोई चीज़ है मेरे मन में, खाली दिमाग में है, कितना दिन रहेगा, किस दिन भुला देगा, उसको लिख दिए ना तो हमेशा के लिए रह जाएगा, है ना। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को अध्ययन आसानी से कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बाद में चल करके मेरे बाद भी उसको पढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ अगर ऐसा चाहते हो कि जिंदगी मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें, तो कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा लिख जाओ कि दुनिया पढ़े, या कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपके बारे में लिखे, है ना। लिखने के लायक कुछ कर जाओ या पढ़ने के लायक कुछ लिख जाओ, अगर दुनिया में अमर होना है मरने के बाद भी, है ना। इस कारण ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। तो उन लोगों ने ये नई चीज को शुरुआत किया। अंग्रेजों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा, है ना। तो लिखित पर जोर दिया, चीजों को लिख के रखने लगे, है ना। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए, तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी में अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए, रिकॉर्ड रूम जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख, लेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी स्थापित किए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखकारों में देख सकते हैं, है ना। तो उस समय का जो लेटर है, कुछ पत्र है, कुछ दस्तावेज है, आज भी संजो के रखा हुआ, आज भी उसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका बता गया है ना संजो के रखने का। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है अभी भी उस समय का, है ना। बड़े अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव को देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों को नकलें सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के विशेष लिखते थे। खुशनवीस या सुलेखनवीस ऐसे लोग थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखा करते थे। तो जो बहुत बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं, तो वैसे लोग यहाँ लिखते थे, ना। इस तकनीक की सहायता से सरकारी विभागों में कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की जरूरत हो गई है। अब आधुनिक दौर, अभी के दौर में कहा है, जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने की जरूरत है ना, क्योंकि उस समय तो डिजिटल माध्यम में था, पेन कॉपी में लिखा जाता था। तो आज रिकॉर्ड रूप में सड़ रहे हैं, सब कागज के रूप में सड़ रहे हैं, तो उसी को डिजिटलाइज करने की जरूरत है, डिजिटल माध्यम उसको देने की जरूरत है आज, है ना। नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार में वायसराय के निवास स्थान के नजदीक बनाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। सर्वेक्षण का भी प्रचलन चला उस दौर में। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण के काफी अहम माना गया। अंग्रेजों की सोच थी कि देश का सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण किया गया, सर्वे, है ना। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किया गया। इसके माध्यम से धरती के प्राकृतिक मिट्टी की गुणवत्ता, कहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं
फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती थी। सर्वे पूरा गांव-गांव का जा करके सर्वे है ना, वहाँ के लोग, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जंतु, वहाँ की मिट्टी कैसे है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, सब कुछ है ना। अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन बातों को जानकारी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों का ये सब क्यों करते थे कि उन लोग का मानना था कि कहीं भी हमको अगर शासन चलाना है, पहले तो वहाँ के लोग को समझना होगा ना, वहाँ के जलवायु, वहाँ के मिट्टी, वहाँ के क्या क्या मिलता है, वो सब कुछ समझेंगे तब वहाँ पे जाके शासन करेंगे। कोनो जानबे न करेंगे तो फिर थोड़ा कुछ आके आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो लोग पहले पूरा सर्वे कर लेते थे जहाँ जाते थे वहाँ का। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी, है ना। और 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी, माने लोगों को गिनना, जनगणना आज भी होता है। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त वनस्पति सर्वेक्षण भी किया गया, है ना। इसके अतिरिक्त वनस्पति सर्वेक्षण देखिए, सब फोटो देखिए, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण के जेम्स प्रिंसन द्वारा बनाई गई तस्वीर, ये सर्वेक्षण के द्वारा तस्वीर बनाई गई सर्वेक्षण का। देखिए सर्वेक्षण और कहाँ, मतलब जनगणना कब कब हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या 51 में, 61, 71, 91, 81, 2001, 2011 में, फिर 2021 में इधर नहीं हुआ है ना। वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो खाली आदमी का सर्वेक्षण है, वनस्पति का सर्वेक्षण, प्राणी कैसे जीव जंतु रहते हैं, पुर्तगाली सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मैंने क्या क्या चीज वहाँ कुछ है, ऐतिहासिक चीज, वन संरक्षण जंगल का, और कई सर्वेक्षण भी किए गए थे, बहुत सारा सर्वे किया गया था। अधिकृत रिकॉर्ड्स से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रहता है। रिकॉर्ड कहते हैं कि जो सरकारी दफ्तर में सुरक्षित है, जिसका लिखित या उसका चित्र है ना। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार से काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्डों से हमें जानकारी अफसरों के सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी और वे किन चीजों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें ये पता नहीं चलता है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो ये जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, उसमें तो सरकार के मंशा का पता चलेगा, खाली आम जनता का नहीं पता चलेगा ना। सरकार का कुछ रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट क्यों आया, उससे जनता खुश थे कि नाराज थे, उसको कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल होगी, इनकी जानकारी अन्य स्रोतों से लेना पड़ेगा। हालांकि दूसरे स्रोतों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, दूसरा स्रोत भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं कि लिखित जो दफ्तर है सरकारी रिकॉर्ड वही भर है, और बहुत सारे स्रोत है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड की तुलना में उसे तलाश करना थोड़ा कठिन काम है। सरकारी रिकॉर्ड तो एक जगह संजो के रखल है, लेकिन बाकी जो स्रोत है उसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ढूंढना मुश्किल है, कठिन काम है। इस संदर्भ में लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों के आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबको जानने के लिए लोगों की डायरिया, जो पर्सनल डायरियां होती है, तीर्थ यात्राओं का स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों का आत्मकथा, जो अपना जीवनी लिखते हैं, महत्वपूर्ण लोग, वो लोग अपना जीवन के बारे में लिखते हैं, वो लोग को पढ़ना होगा। स्थानीय बाजार में बिकने वाले कुछ लोकप्रिय पुस्तक, किताब सब है, वो सब पढ़ना होगा, है ना। छपाई तकनीक के प्रसार के साथ अखबारों के प्रकाशन प्रारंभ हो गया। विभिन्न मुद्दों पर जनता विचार विमर्श और बहस करने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। तो जब अखबार का ये शुरू हुआ तो लोगों के बीच चर्चा का विषय है ना, कोई चीज़ के बारे में बहस छिड़ने लगी। कवियों और उपन्यासों ने भी अपनी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। इसके बावजूद हमें साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी होती है ना। तो ये सारे चीजें जो लिखे वो लोग के बारे में तो ठीक है, साधारण व्यक्तियों के बारे में थोड़ा कठिन होती है ना। हमारे जानकारी के सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों द्वारा रचे गए हैं, क्योंकि जो जानकारी का स्रोत है वो सब पढ़े लिखे लोग द्वारा रचे गए हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का जीवन, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो एकदम बिल्कुल साधारण काम काज करने वाले लोग थे, उनका जीवन के बारे में पता लगाना थोड़ा कठिन है। हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासियों, किसानों, खादान में काम करने वाले मजदूरों अथवा सड़कों के जीवन बिताने वाले गरीब लोगों के अनुभव कैसे थे।
है ना। तो जो हरित में जो सड़क पर लोग हैं, जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं, मजदूर, किसान, आदिवासी, खदान में काम करने वाले लोग, सड़क पे जीवन बिताने वाले लोग, तो ऐसे लोगों का जीवन कैसा था, उन लोग का कैसा अनुभव था उस समय, ये कहना मुश्किल है ना। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा कोशिश करने से ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो होगी धीरे धीरे जानकारी प्राप्त, है ना। जैसे जैसे इतिहास पढ़ेंगे हमको लगता है ये चैप्टर नहीं समाप्त हुआ। हाँ, तो ये सारा इसमें था, मतलब इतिहास का ये शुरुआत है। इतिहास क्या है थोड़ा समझे, अंग्रेज कैसे आए और हमारे जो आधुनिक काल का इतिहास है इसको कैसे बदले, थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी हुआ है। धीरे धीरे आगे चैप्टर बढ़ते जाएगा और इतिहास के बारे में गहन यहाँ पे अध्ययन करेंगे, गहन जानकारी मिलेगी हमको, है ना। तो उम्मीद है इतना सा समझ में आया होगा, और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का रहा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा इतिहास को समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी तो शुरुआत है, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक पूरा विस्तार से समझाएंगे सब कुछ, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अभ्यास का ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।